Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. सो गाइज अभी तक यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं, ट्रायंगल लॉ भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, पैराग्राम लॉ भी हम पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने इन दोनों लॉज का प्रूफ भी देख लिया है। अब यहाँ पर बारी आती है जो नेक्स्ट लॉ है हमारी, दैट इज पॉलीगन लॉ। ठीक है, बारी आती है कौन सी लॉ की, हमारी पॉलीगन लॉ की। तो इसको जरा समझने से पहले, पॉलीगन लॉ को समझने से पहले हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं ट्रायंगल लॉ पे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जो पॉलीगन लॉ है ये एक एक्सटेंडेड फॉर्म होती है बस, ठीक है, एक्सटेंडेड फॉर्म होती है किसका, दिस इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ट्रायंगल लॉ। जो हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ी थी उसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है पॉलीगन लॉ। तो ट्रायंगल लॉ में हमने क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं जरा एक बार पहले। तो ट्रायंगल लॉ में हमने ये पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स हैं ए, लेट सपोज एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, ये रहा एक वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर किसी एंगल पर हैं कुछ इस तरह से। तो ट्रायंगल लॉ में हमने पढ़ा था कि आप क्या करो, अगर दो वेक्टर ट्रायंगल्स की दो साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो लेट से हमने ए को ऐसे रिप्रेजेंट किया था और ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर, जिनको आप सेम ऑर्डर से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो लेट सपोज हमने बी को यहाँ पे प्लेस कर दिया और सेम ऑर्डर का मतलब था हेड पे टेल का आना, तो ए के हेड पे बी की टेल आ गई। तो हमने क्या देखा था कि एक रिजल्टेंट मिल रहा था हमको फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, ठीक है, फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट। और इसको हमने कौन सा प्रोसेस बोला था, ऑपोजिट ऑर्डर। तो ये कौन से ऑर्डर में था, ये था हमारा ऑपोजिट ऑर्डर में। और ये ए और बी जो हमने लिए हैं, ये दोनों जो हमने लिए हैं, ये हमने किस ऑर्डर में लिए हैं, ये हमने लिए सेम ऑर्डर में। तो इसको हम लोगों ने कैसे लिखा था, आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी से। ये जनरल फॉर्म थी जो हमने ट्रायंगल लॉ में पढ़ी थी। अब बात करें अगर पॉलीगन लॉ की, तो पॉलीगन लॉ क्या बोलती है, पॉलीगन लॉ हम यूज कब करेंगे पहले हम ये जान लेते हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब हमें ये पता है, जब हमें पता है पॉलीगन मतलब क्या, बहुत सारे। तो अभी तक हम बात करते आ रहे थे ट्रायंगल लॉ, पैराग्राम लॉ में सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर्स की। जब बहुत सारे वेक्टर्स, लेट सपोज यहाँ पर ए वेक्टर भी है, बी वेक्टर भी है, लेट से हम यहाँ पर एक और वेक्टर ले लेते हैं, लेट से सी वेक्टर भी यहाँ पर आ गया, ठीक है, एक और वेक्टर हम मान लेते हैं, लेट से एक वेक्टर हमारे पास आ गया डी। तो आप देख रहे हो ए बी सी और डी, ये जो चार वेक्टर्स हैं, ये दो से ज्यादा वेक्टर्स है ना, दैट इज मोर देन टू वेक्टर्स। तो बहुत सारे वेक्टर्स जो है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में एक्ट कर रहे हैं। इनका आपको रिजल्टेंट निकालना है, इन सारे वेक्टर्स का आपको रिजल्टेंट निकालना है। तो इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए आप जो लॉ यूज करोगे वो लॉ कौन सी होगी, दैट लॉ विल बी पॉलीगन लॉ वेक्टर्स। और पॉलीगन लॉ एक एक्सटेंडेड फॉर्म है किसका, ट्रायंगल लॉ वेक्टर्स का, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और पॉलीगन लॉ नॉर्मली तब यूज करते हो जब दो या दो से ज्यादा, आई मीन से दो से ज्यादा वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज हमने यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर चार वेक्टर्स हैं ए बी सी और डी, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। तो लेट नंबर ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी डी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में, जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने पीछे तरीका पढ़ा हुआ है रिजल्टेंट निकालने का। तो बाय द वे इसके स्टेटमेंट में हम बाद में आएंगे, पहले जरा इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने क्या तरीका पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा, हमने रूल्स फॉर वेक्टर एडिशन में पढ़ा हुआ था कि आप वेक्टर्स को किस तरह ऐड करते हो, कि हम फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर की टेल कौन सा ऐड कराते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलता रहता है। तो हमारा फर्स्ट वेक्टर क्या है, ए, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर क्या है हमारा ए। तो इस ए वेक्टर के हेड पे हमने बी वेक्टर की टेल कौन सा ऐड करा दी। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं ए के हेड पे बी की टेल कौन सा ऐड करा दी। फिर आगे क्या था, अगर और भी वेक्टर्स हैं तो उनकी भी हेड, मतलब जैसे फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड की टेल, तो सेकंड के हेड पे थर्ड वेक्टर की टेल। अब सेकंड कौन है, बी वेक्टर, तो बी के हेड पे किसकी टेल आएगी, सी की, और सी इस तरफ है, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो बी के हेड पे आप देख पा रहे हो किसकी टेल आ गई, बी के हेड पे आ गई सी की टेल, ठीक है, बी के हेड पे किसकी टेल आ गई, सी की टेल आ गई। अब डी वेक्टर ये रहा। अब आगे कैसे करेंगे, अब हम क्या करेंगे आगे, जैसा मैंने अभी बताया, फर्स्ट के हेड पे सेकंड की टेल, सेकंड के हेड पे थर्ड की टेल, तो थर्ड के हेड पे किसकी टेल आएगी,
थर्ड के हेड पे टेल आएगी फोर्थ की। ठीक है, अब पॉलीगन बनना है यहाँ पे। तो एक ये साइड आप देख पा रहे हैं, ये वाली साइड जो क्लोजिंग साइड यहाँ पे बची है, ठीक है, एक क्लोजिंग साइड आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये वाली साइड, जो ये वाली साइड बची है, ठीक है, जो ये वाली साइड बची है। तो ये जो क्लोजिंग साइड होती है ना, ये क्लोजिंग साइड इस पॉलीगन का आपको रिजल्टेंट देती है। क्या देती है क्लोजिंग साइड इस पॉलीगन का? रिजल्टेंट। तो स्टेटमेंट क्या है इसका कि इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर, कि अगर आप बहुत सारे वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी ओपन पॉलीगन की साइड से, जिनको आपने सेम ऑर्डर में लिया, और सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है मैं फिर से रिपीट कर दूं, सेम ऑर्डर का मतलब होता है फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकेंड वेक्टर की टेल आना, सेकेंड वेक्टर के हेड पे थर्ड वेक्टर की टेल आना, थर्ड वेक्टर के हेड पे फोर्थ वेक्टर की टेल आना, एंड सो ऑन। ये चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। जो सेकेंड या थर्ड लेक्चर था हमारा रूल्स फॉर वेक्टर एडिशन, उसमें मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ठीक है। ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें भी मैंने आपको बताया है सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है और ऑपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या होता है। तो आगे क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन। तो जो उनका रिजल्टेंट होगा ना, वो रिजल्टेंट किससे आएगा हमारे पास, रिजल्टेंट आएगा किससे, क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन। तो पॉलीगन की जो क्लोजिंग साइड होगी ना, वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, इनका आंसर इज वो प्रोवाइड करेगा आपको इनका रिजल्टेंट। होपफुली इतनी बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो स्टेट अगर मैं इसका बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन में अगर यहाँ पे लिखूं तो स्टेट आई मीन से इसका जो रिजल्ट होगा फाइनल वो क्या होगा, आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये है आपकी कौन सी लॉ, दिस इज योर पॉलीगन। होपफुली इतनी बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो ये है क्या, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स। ओके, जरा यहाँ पे प्रूफ ऑफ पॉलीगन लॉ की मतलब हमको क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया कि r इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होता है, हमें इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा नाम दे देते हैं कुछ पॉलीगन को पहले। लेट्स सपोज दिस, ध्यान से समझिएगा, हमको क्या प्रूफ करना है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी सब किसके बराबर है, ये सब बराबर है किसके, r के, हमें ये प्रूफ करना है। तो अब अगर मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो पॉलीगन लॉ है वो किसका एक्सटेंडेड फॉर्म होता है, पॉलीगन लॉ जो है यार वो ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंशन होता है, दैट इज एक्सटेंडेड फॉर्म होता है। उसी को हम लोग यूज करेंगे, मतलब ट्रायंगल लॉ का हम यूज करेंगे इस पैराग्राम लॉ को प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूं तो एक्स वाई जो है आपका, अगर मैं यहाँ पे लिखूं डायग्राम्स के बेसिस पे, तो एक्स वाई जो है वो किसके इक्वल है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए एंड देन वाई जेड इज इक्वल्स टू बी, वाई जेड इज इक्वल्स टू बी, ओके, और जेड पी इज इक्वल्स टू सी, जेड पी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू डी, एंड जो लास्ट है हमारा दैट इज एक्स क्यू विच इज इक्वल्स टू आर। तो ये कुछ हम लोगों को वेक्टर्स यहाँ पे गिवन है ना। अब जैसे मैंने बताया कि जो पॉलीगन लॉ है वो ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो हम यहाँ पे जो ट्रायंगल देख रहे हैं अभी, लेट्स सपोज हम ट्रायंगल देख रहे हैं एक्स वाई जेड, तो इसको मैं यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो देखिए फर्स्ट वेक्टर के हेड पे, तो ए हमारा फर्स्ट वेक्टर है, बी हमारा सेकेंड वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे क्या आती है, सेकेंड वेक्टर की टेल आती है। तो ए के हेड पे बी की टेल आ तो रही है, तो ये एक्स जेड जो होगा ये क्या बन जाएगा, इस ट्राइंगल का रिजल्टेंट, विच विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। किसके इक्वल बन जाएगा ये, ए प्लस बी के। तो अभी हमने कौन सा ट्राइंगल देखा, तो इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, तो इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड कौन सी लॉ लगाई हमने, फ्रॉम ट्राइंगल लॉ। तो ट्राइंगल लॉ से हमको क्या मिला यहाँ पे, आप देख सकते हैं
कि एक्स जेड इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स जेड इज इक्वल्स टू एक्स वाई plus yz, which is further equals to xz is equals to xy is a and yz is b। होपफुल इतनी बात आपको समझ आई होगी अभी तक कि किस तरह हमने किया। दोबारा देख लेते हैं एक बार। तो x y z में हमने ट्रायंगल लॉ लगाई। क्यों लगाई ट्रायंगल लॉ? क्योंकि पॉलीगन लॉ जो है वो ट्रायंगल लॉ का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए हमने x y z में ट्रायंगल लॉ लगाई, तो हमें xz मिल गया a प्लस b के बराबर। अब मैं यहाँ पर आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूँ, ये वाला, दैट इज एक्स जेड पी। ठीक है, ट्रायंगल कौन सा? एक्स जेड पी। तो इन ट्रायंगल एक्स जेड पी कौन सी लॉ लगा रहे हो भाई? फिर से हम लगा रहे हैं ट्रायंगल लॉ। अब ट्रायंगल लॉ कब लगेगी? फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर की टेल आनी चाहिए। तो फर्स्ट वेक्टर कौन सा इस बार? आपका फर्स्ट वेक्टर इस बार बनेगा ये एक्स जेड। तो आप देख रहे हो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर विच इज सी, इसकी टेल आ तो रही है भाई। फर्स्ट वेक्टर है हमारा a प्लस बी। ठीक है, फर्स्ट वेक्टर है हमारा a प्लस बी। देखिए ये वाला a प्लस बी, ये वाला वेक्टर, ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है। इसके हेड पे, तो ये रहा इसका हेड, इसके हेड पे c की टेल आ तो रही है, ये रही। तो फर्स्ट वेक्टर इज a प्लस बी, सेकेंड वेक्टर इज c। तो रिजल्टेंट कौन देगा? रिजल्टेंट हमको कौन देगा? रिजल्टेंट हमें देगा ये, दैट इज xp। हमें क्या देगा यहाँ पे? रिजल्टेंट। तो ये xp बन जाएगा इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर, और ये किसके इक्वल होगा? xp विल बी इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस b प्लस c के। बात समझ आई? ठीक है, दोबारा एक बार चाहे इसको पॉज करके समझ लीजिए किस हिसाब से हमने ये किया है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं वापस। तो रिजल्टेंट कौन बना? मैं दोबारा बता देता हूँ, रिजल्टेंट कौन बना हमारा? रिजल्टेंट बना XP। कौन से ट्रायंगल में है ये? XZP में। ठीक है, तो देखते हैं फ्रॉम इन ट्रायंगल XZP फ्रॉम ट्रायंगल लॉ। तो जो हमारा रिजल्टेंट था दैट वाज इक्वल्स टू XP। तो XP इज इक्वल्स टू, ठीक है, XP जो है वो रिजल्टेंट हमारा जो किस किस के इक्वल है? XZ प्लस ZP, दैट इज XZ प्लस ZP। तो XP is equals to what is XZ? ये रहा XZ। ठीक है, ये रही वैल्यू हमने XZ की निकाली तो है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो XZ हमारे पास है a प्लस बी, और what is ZP? ZP is C। तो a प्लस बी प्लस C, तो हमारे पास आ गया XP। ठीक है, now, आगे बढ़ते हैं जरा अब यहाँ पे। तो नेक्स्ट बोल रहा है यार a प्लस बी प्लस सी, इतना हमने सॉल्व कर लिया, हमें डी को भी देखना है। तो अगर हम देखें ये जो xp मैंने आपको बताया, ये xp किसके इक्वल है? a प्लस बी प्लस सी के इक्वल है। तो अब अगर मैं ट्राइंगल देखो यहाँ पे XPQ, ठीक है, तीसरा ट्राइंगल कौन से देखेंगे हम देखेंगे तीसरा ट्राइंगल XPQ। तो ट्राइंगल XPQ में फिर से कौन सी लॉ लगाओगे भाई? फिर से आप लगाओगे ट्रायंगल लॉ। तो रिजल्टेंट आपको कौन देगा? रिजल्टेंट इस बार ही आपको देगा XQ। सवाल आता है क्यों देगा? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट वेक्टर के हेड पे टेल आती है किसी वेक्टर की। तो आप देख पा रहे हो ना इस XP के ऊपर, ये जो XP येलो वाला है इसके ऊपर ये D वेक्टर की टेल आ रही है। तो XP हमारा फर्स्ट वेक्टर हो गया विच इज a प्लस बी प्लस सी, जो भी हमने निकाला। और सेकंड वेक्टर कौन सा हो गया? सेकंड वेक्टर हो गया हमारा D। ठीक है, तो रिजल्टेंट कौन देता है? फ्रॉम रिजल्टेंट कहां से मिलता है? फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक। तो XQ इज इक्वल्स टू XP, ठीक है, XP प्लस किसके? PQ के, XP प्लस PQ। तो यहां पर अपने को क्या मिलेगा? XQ which is equals to R, what is XP? From equation 2 we can write A plus B plus C plus D। तो इक्वेशन नंबर 2 से R is equals to A plus B plus C plus D। तो होपफुली इतनी बात आपको समझ आई होगी कि पॉलीगन लॉ है क्या, कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, प्रूफ क्या है। और प्रूफ में आप बहुत आराम से बहुत इजीली देख सकते हो।
हमने कौन सी लॉ का यूज किया? हमने यूज किया ट्रायंगल लॉ। ठीक है, बात समझ आई इतनी? तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो ये बोल रहा है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन देन द रिजल्टेंट इज मैक्सिमम, कि जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम जाएगा। कैसे? बाय द वे आप पीछे ये पढ़ चुके हैं, जो प्रीवियस वीडियोस थी उनमें मैं कवर कर चुका हूँ ये, कि जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कैसे आता है, उन दोनों का रिजल्टेंट आता है ऐड होके वहाँ पे। ठीक है, जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनका जो रिजल्टेंट है वो कैसे आएगा, ऐड होके। और जब भी आप दो वेक्टर्स को ऐड करोगे तो उनका जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा, मैक्सिमम। इस वजह से, क्योंकि जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वो दोनों वेक्टर्स क्या हो जाते हैं, ऐड होते हैं, इसलिए उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है। ऑन द अदर हैंड अगर दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक वेक्टर इस तरफ है एक वेक्टर इस तरफ है, तो मैंने क्या बताया था कि जब भी दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट माइनस करके आता है, और जब भी रिजल्टेंट माइनस करके आता है तो आपको पता है रिजल्टेंट क्या बन जाएगा वहां पे, मिनिमम। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा यहाँ पे, मिनिमम। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन पढ़ने वाले हैं, और वो कंडीशन है कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, थोड़ा इसको देखते हैं जरा किस तरह से। नाउ बात करते हैं अब हम यहाँ पे कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। देखिए, अभी तक हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी एक वेक्टर इस तरह से होगा, मतलब किसी वेक्टर के हेड पे किसी वेक्टर की टेल होगी, तो आप उस वेक्टर का क्या निकाल सकते हो, रिजल्टेंट निकाल सकते हो। और जो रिजल्टेंट है वो किस फॉर्मूले से आता है, r इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से आता है। अब हम यहाँ पर कंडीशन किसकी पढ़ने वाले हैं, हम कंडीशन पढ़ने वाले हैं जीरो रिजल्टेंट वेक्टर की, कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये r, ये जीरो कब आ सकता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज है, देखते हैं जरा इसको कि किस हिसाब से रिजल्टेंट वेक्टर हमारा जीरो आ सकता है। ओके, नाउ लेट से मैं यहाँ पे तीन वेक्टर्स ले रहा हूँ। एक वेक्टर लिया मैंने, लेट से a, कुछ इस तरह से। एक वेक्टर लिया मैंने a, लेट से मैंने दूसरा वेक्टर लिया यहाँ पे b, दिस वेक्टर इज b, और एक तीसरा वेक्टर मैंने बनाया कुछ इस तरह से। तो आपने अगर ऑब्जर्व किया हो इस डायग्राम में, तो इस डायग्राम में क्या है, तीनों वेक्टर्स मैंने जो लिए हैं, ये तीनों वेक्टर्स मैंने लिए हैं किस ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में। और सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सेम ऑर्डर का मतलब होता है किसी एक वेक्टर के हेड पे किसी दूसरे वेक्टर की टेल आना। जो यहाँ पर a के हेड पे b की टेल आ रही है, तो b के हेड पे एज यू कैन सी किसकी टेल आ रही है, c की टेल आ रही है। और वापस आप क्या देख रहे हैं, c के हेड पे a की टेल आ रही है। तो ये तीनों वेक्टर जो हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ट्राइंगल की तीन साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। लेट्स से हम ट्राइंगल मान लेते हैं PQS। ये ट्राइंगल है PQS, इसकी तीनों साइड से वेक्टर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, तीनों साइड से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। बट खास बात क्या है, ये तीनों हमने लिए हैं सेम ऑर्डर में। तो जब भी कुछ ऐसा होगा तो इनका रिजल्टेंट किस क्या पहुंच जाएगा, इनका रिजल्टेंट पहुंच जाएगा जीरो। और ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो कंडीशन क्या है जीरो रिजल्टेंट वेक्टर की, कंडीशन ये है कि इफ थ्री vectors acting at a point object या acting at a point object at the same time are represented in magnitude and direction, are represented in magnitude and direction by the three sides of a triangle, by the three sides of a triangle। ठीक है, जो मैंने अभी तक बोला वही, कि अगर तीन वेक्टर्स जो किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहे हैं सेम टाइम पे, ठीक है, वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में बाय द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। बट उन ट्राइंगल को आपने किस में लिया है, टेकन इन सेम ऑर्डर, लेकिन उसको आपने लिया है सेम ऑर्डर में, देन देयर रिजल्टेंट इज जीरो।
then their resultant is 0। और जब इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 आएगा तो प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर 0 रिजल्टेंट वेक्टर आ गया तो ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस में पहुंच जाएगा, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स 0 है। अगर यहाँ पे फोर्स की बात हो रही है मतलब ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 है, उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई मोशन नहीं है। बात समझ आई? तो ये है यहाँ पे कंडीशन फॉर 0 रिजल्टेंट वेक्टर, और इस कंडीशन फॉर 0 रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग इस लेमीज थ्योरम में यूज करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो बात करेंगे अभी हम लोग लेमीज थ्योरम की यहाँ पे। तो कंडीशन फॉर 0 रिजल्टेंट वेक्टर में मेन चीज क्या है जो आपको याद रखनी है कि 3 वेक्टर हैं जो ट्राइंगल की 3 साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट उनका ऑर्डर कैसा है, यहाँ पे उनका ऑर्डर है सेम ऑर्डर। तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, 0। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे लेमीज थ्योरम की। तो लेमीज थ्योरम क्या बोलती है, इट स्टेट्स दैट इफ 3 कोप्लेनर, कोप्लेनर क्या होते हैं, कोप्लेनर का मतलब है जो सेम प्लेन में लाई करे। मतलब लेट सपोज मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ ए, यहाँ पे ये बनाया एक वेक्टर मैंने बनाया बी इस तरफ, एक वेक्टर बनाया मैंने सी इस तरफ। ये तीनों वेक्टर क्या है, ये तीनों वेक्टर जो है ये कोप्लेनर है। क्यों? क्योंकि ये इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर प्लेन का मतलब है इसी स्क्रीन में लाई कर रहे हैं। अगर कोई वेक्टर इस स्क्रीन से बाहर चला जाए, ठीक है, कोई वेक्टर इस स्क्रीन से बाहर चला जाए, ओके, तो वो वेक्टर कोप्लेनर नहीं है। ये सारे वेक्टर किस में होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए। तो ये होते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। कॉनकरेंट का मतलब ऐसे वेक्टर जो किसी एक पॉइंट पे एक्ट करते हैं सेम टाइम पे। कॉनकरेंट का मतलब क्या, ऐसे वेक्टर जो कॉनकरेंट मतलब जो एक पॉइंट पे एक साथ एक्ट करते हैं। नॉन लीनियर मतलब सेम लाइन में नहीं होने चाहिए। तो इट स्टेट्स दैट इफ 3 coplanar concurrent and non-linear forces acting at a point are in equilibrium, कि अगर 3 कोप्लेनर, पहली बात तीनों फोर्सेस कोप्लेनर होने चाहिए। और ध्यान रखिएगा ये जो फोर्स है ये कैसी क्वांटिटी है, एक फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो जो ये 3 फोर्सेस हैं जो कोप्लेनर होने चाहिए, कॉन्करेंट होने चाहिए और नॉन कॉलिनियर होने चाहिए, ये अगर किसी पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं और ये तीनों किस में होने चाहिए, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन अभी हमने पढ़ी है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, उनका रिजल्टेंट होना चाहिए मतलब कुछ इस तरह से होने चाहिए। देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। तो उस केस में हर एक फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। तो देखते हैं जरा एक डायग्राम से। नाउ लेट्स से हमने यहाँ पे 3 फोर्सेस मान लिए, F1, F2 और F3, जो कोप्लेनर हैं, दैट इज सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, कॉन्करेंट है मतलब एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं सेम टाइम पे, और नॉन कोलिनियर है मतलब सेम लाइन में नहीं है। ठीक है, तो जैसा भी हमने पीछे पढ़ा, एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल, की जो हर एक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, साइन ऑफ एंगल के। तो दैट इज F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, then each force is proportional to the sine of angle between the other two forces। ठीक है, तो हर एक फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। तो बाकी जो दो फोर्सेस हैं उनके बीच में जो एंगल बन रहा है, तो F1 को अगर हम लेते हैं यहाँ पे, तो F1 के अलावा दो फोर्सेस कौन से हैं, F2 और F3। अब इनके बीच में एंगल क्या कौन बन रहा है, अल्फा। तो F1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। तो अदर टू फोर्सेस कौन से हुए, F3 और F2। तो F3 और F2 के बीच में जो एंगल बन रहा है उसके साइन उसके साइन के एंगल के, तो F2 और F3 के बीच में एंगल क्या बन रहा है, अल्फा, दैट इज F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। और इसको हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट लगा देते हैं k, तो F1 इज इक्वल्स टू k साइन अल्फा। सिमिलरली ऐसे ही F2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। तो बाकी बचे दो फोर्सेस कौन से हैं F2 के लिए, F3 और F1, इनके बीच में एंगल क्या है, बीटा। तो F2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा, तो F2 इज इक्वल्स टू k साइन बीटा, प्रोपोर्शनल का साइन डाके कांस्टेंट। और तीसरा फोर्स क्या बचा आपके पास, तो ये क्या बचेगा, F3 इज इक्वल्स टू साइन गामा, बिल्कुल उसी तरीके से। तो F3 इज इक्वल्स टू k
साइन गामा। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, k इज इक्वल्स टू F1 बाई साइन अल्फा। यहाँ से भी k की वैल्यू क्या आ गई, k इज इक्वल्स टू F2 बाई साइन बीटा। और यहाँ से भी k की वैल्यू क्या आ गई, k इज इक्वल्स टू F3 बाई साइन गामा। अब तीनों k के इक्वल हैं तो तीनों आपस में भी इक्वल होंगे, विच मीन्स F1 बाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू F2 बाई साइन बीटा और दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू F3 बाई साइन गामा। तो ये फॉर्मूला है आपका लेमीज थ्योरम का फॉर्मूला। काफी इंपॉर्टेंट, काफी जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है हम लोग लेमीज थ्योरम से इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी लेमीज थ्योरम जो बताती है कि अगर तीन फोर्सेस जो कोप्लेनर हैं, कॉन्करेंट है और नॉन कोलिनियर है, किसी पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम में है, तो हर एक फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस के। ओके, तो होपफुली इतना अभी तक समझ आया होगा कि लेमीज थ्योरम क्या है। मेनली आपको जो याद रखना है वो लेमीज थ्योरम का स्टेटमेंट और इसका फॉर्मूला और ये कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ से याद रखना है। नाउ नेक्स्ट आते हैं अपने आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देखिए अभी तक हमने इस चैप्टर में जितना भी जिक्र किया है या जितनी भी चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं उन सब में हमने बात करी है वेक्टर्स के एडिशन की। हमने बात किसकी करी है अभी तक, वेक्टर्स के एडिशन की। रूल्स फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर हमने पढ़ा है, तो हमने अभी तक सब्ट्रैक्शन की बात नहीं करी। अब ऑनेस्टली सेइंग वेक्टर्स को आप कभी सब्ट्रैक्ट करने को देखते ही नहीं हो। आप हमेशा वेक्टर्स का क्या प्रेफर करते हो, आप हमेशा वेक्टर्स का एडिशन प्रेफर करते हो। वेक्टर्स तो सब्ट्रैक्ट खुद पे खुद हो जाते हैं। कैसे, लेट्स सी। लेट्स सपोज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ अगर मुझे किसी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, लेट्स सपोज सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर बी, मुझे किसी वेक्टर बी को सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए, कि मुझे किसी वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है किस वेक्टर से, ए वेक्टर से। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से कि मुझे बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है किस वेक्टर से, ए वेक्टर से। बी को किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, ए से। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर क्या बोलता है कि अगर आपको किसी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ वेक्टर। तो ये डेफिनेशन लिख दिया है यहाँ पे कि जो सब्ट्रैक्शन है वेक्टर बी का कौन से वेक्टर से, ए वेक्टर से, उसको आप कैसे डिफाइन करते हो, इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ वेक्टर माइनस बी। कि अगर आपको इस वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है ए वेक्टर से तो आप क्या करो, ए वेक्टर में इस माइनस बी वेक्टर को क्या कर दो, ऐड कर दो। अब बात आती है यार ये बी माइनस बी वेक्टर क्या है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर की स्टार्टिंग में एक वेक्टर पढ़ा हुआ है विच इज आर नेगेटिव वेक्टर। ऑलरेडी चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने एक वेक्टर पढ़ा हुआ है विच इज आर नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है आपको पता है, नेगेटिव वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है बस डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो अगर ए वेक्टर में से बी वेक्टर को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप क्या करो, एडिशन करो। बट एडिशन किसका करो, बी के कौन से वेक्टर का, नेगेटिव वेक्टर का। और ध्यान रखिएगा कि जो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है, ओके, जो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन है वो कभी भी कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, जबकि एडिशन कॉम्यूटेटिव भी फॉलो करता है और एसोसिएटिव भी फॉलो करता है। कॉम्यूटेटिव हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एसोसिएटिव हम करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। ओके।